एक लेजेंडरी असैसिन जो अपनी दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान था, उसके अपने ही लोग उसका खात्मा कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मौत के बाद वो एक नई दुनिया में एरिस्टोक्रेट के रूप में वापस आता है और इस बार उसका मिशन है एक हीरो को मारना जो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। सोचो, एक असैसिन जो सिर्फ ऑर्डर्स के लिए जीता था, क्या वो एक नई दुनिया में अपना मिशन को पूरा कर पाएगा या ये नए रूल्स उसके लिए इम्पॉसिबल चैलेंज बन जाएंगे? आखिर क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लड़कियों की नीलामी कर रही होती है और उन्होंने बहुत ही सारी लड़कियों को पकड़ कर रखा होता है। उनमें से एक लड़की असासियन होती है और वो उन सभी पर अपने गन से अटैक करने लगती है और दूसरी तरफ मेड के रूप में वहाँ पर एक और असासियन होती है। वो दोनों मिलकर अंदर सभी लोगों को मार रहे होते हैं और वो वहाँ पर सभी लड़कियों को बचाने के लिए आए होते हैं। वो दोनों अपनी मैजिक का यूज कर रहे होते हैं जिससे कि पूरे मेंशन में तबाही होने लगती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ओनर एक लेडी होती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ मेंशन में छुप जाती है। बाहर एक और असासियन होती है जो कि अपने भाई से कहती है कि हमारे टारगेट सामने है और वो कहता है कि इस लेडी की वजह से बहुत ही सारी कंट्री को मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ा है। और लड़कियों को किडनैप करके उसकी नीलामी करके पैसे कमाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसलिए हमें इसको खत्म करना होगा। जिस वजह से मैंने डिया और टाट को अंदर भेजा था और उसके बाद वो लेडी को शूट कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दो असासियंस भी कुछ माफिया को टारगेट करके उन्हें मार रहे होते हैं। उसकी असिस्टेंट उसको सभी माफिया की लोकेशन बता रही होती है और वो उन सभी को अपनी स्नाइपर से शूट कर रहा होता है। फिर उनमें से एक बच जाता है और इधर असासियन अपने असिस्टेंट को वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर उसकी असिस्टेंट उससे कहती कि वहाँ पर एक और माफिया है, हमें उसको भी मार देना चाहिए। जिस पर असासियन कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 6 लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था जिसे मैंने पूरा कर दिया और वैसे भी हमें उसको मारने का ऑर्डर नहीं दिया गया था और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल को नहीं तोड़ सकते। फिर असिस्टेंट सोचने लगती है कि शायद से इन माफिया के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी होंगे जो कि उन पर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद असासियन देखते हैं कि आसमान में एक ड्रोन उड़ रहा है और उसको देखकर वो असिस्टेंट से कहता है कि ड्राइव मैं करूंगा और वो स्पीड में गाड़ी को भगाने लगता है और असिस्टेंट से कहता है कि हमारे ऊपर एक ड्रोन है जिस पर कैमरा लगा हुआ है, वो हमें देखकर हमारी लोकेशन यहाँ की आर्मी तक भेज देगा जिसके बाद हमारा बचना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके पीछे आर्मी भी पड़ जाती है और असासियन असिस्टेंट से गन रेडी करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आर्मी पर अटैक करने लगता है और ये देखकर वो भी उनके गाड़ी पर अटैक करते हैं और तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमें असासियन का प्लान दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम सारी गन को पीछे टांग दो और उनके ट्रिगर को भी दबा दो जिससे कि गन फायर करती रहेगी और ये सब देखने के बाद ड्रोन का सारा फोकस फायरिंग पर चला जाएगा और हम गाड़ी से जंप कर लेंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि दुश्मन को लगने लगता है कि वो मर चुके और उनका प्लान सफल हो जाता है। वो दोनों एक पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं और असासियन असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और वो बताती है कि जंप करते टाइम उसके पैर में चोट लग गई थी। फिर असासियन उसके पैर पर बैंडेज लगाता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर सोने लगते हैं, जिस पर उसकी असिस्टेंट उससे पूछती कि आप एक असिस्टेंट क्यों बन गए। वो बताता है कि मेरा जन्म एक ऑर्गेनाइजेशन में हुआ और उन्होंने मुझे बड़ा किया और एक असासिनेशन में ट्रेनिंग दी। फिर असिस्टेंट पूछती है क्या आप अपनी इस लाइफ से खुश हो, जिस पर वो बताता है कि मैं शुरू से ही एक असेसियन रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं अब रिटायर होने वाला हूँ। फिर मैं जापान में न्यू लोगों को असासियन की ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि वो थोड़े प्रोफेशनल और मिच्योर बन सके और तुम्हारी तरह वो इमेच्योर नहीं होंगे। ये सुनने के बाद उसके असिस्टेंट उससे कहती कि मैं इमेच्योर नहीं हूँ, मैं उन सभी असासियन से अच्छी हूँ और ग्रेजुएट भी हूँ। जिसके बाद असासियन उस पर अपनी गन रख देता है और वो गन असिस्टेंट की होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो गन इनके पास कैसे आ गई और वो असासियन से पूछती कि आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर असासियन उससे कहता है कि एक असासियन किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है, मैंने तुम्हें अपने साथ इस मिशन पर अपने बेनिफिट्स के लिए लाया था पर तुम मेरे लिए बर्डन हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करके सभी एविडेंस को भी मिटा सकता हूँ। फिर वो असिस्टेंट से पूछते है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए और वो बताते कि आप पर अटैक करके यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर असासियन उससे पूछते कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और वो बताते कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें इस तरह से मेरे स्किल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें इमेच्योर कह रहा था। फिर वो उसको गन दे देता है और सोने लगते है। जिसके बाद असिस्टेंट अपनी गन निकालती है और उस पर पॉइंट करके उससे कहती कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद असेसियन उससे कहते कि तुम अब सो जाओ और असिस्टेंट कहती है कि अभी आपने कहा कि एक प्रोफेशनल असेसियन दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता है। जिसके बाद वो असेसियन उसको गन के बुलेट्स दिखाता है और उससे कहते है कि मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ जो तुम्हें एक लोडेड गन दे दूंगा और वो भी तुम्हें डराने के बाद। और असिस्टेंट ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो असासियन उससे कहते है कि इसलिए मैं तुम्हें इमेच्योर कह रहा था। और उसके बाद वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करते और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है और ऑर्गेनाइजेशन उनसे कहती है कि हमने तुम्हारे जापान आने का सारा प्लान बना दिया है। फिर असासियन वहाँ पर
दो फेक पासपोर्ट और फ्लाइट्स की टिकट को देखता है और असिस्टेंट से कहता है कि हम वापस जापान जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा मिशन पूरा हो चुका है। और वो प्लेन में बैठकर असासियन सोच रहा होता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, जिसके बाद मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को असासियन के बारे में सिखाऊंगा। और तभी प्लान हिलने लगता है और वो न्यूज में प्लान के हाईजैक होने की न्यूज सुनता है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मारने के लिए ये सब प्लान किया है और उसके साथ इस प्लेन में बैठे सभी लोगों को भी मार देंगे। वो ये बात अपनी असिस्टेंट को बताता है, जिसे सुनने के बाद वो भी हैरान हो जाती है। फिर असासिन पायलट के कैबिन में जाता है और उसको पता चलता है कि पायलट तो पहले ही मारे जा चुके हैं। वहाँ का कंट्रोल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया होता है और उनके पीछे एक फाइटर जेट भी होता है। असासिन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर प्लेन का सिस्टम खराब होने की वजह से वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और तभी फाइटर जेट उस प्लेन पर मिसाइल से अटैक कर देता है। असासिन कहते हैं कि शायद से अब मेरा टाइम आ चुका है और उन्होंने मुझे इस पर पक्का। असासिन पानी में नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दी, पर बदले में उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको धोखा दे दिया। पर आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसके बाद वो किसी दूसरे जगह पर आ जाता है, जहाँ पर एक गोडेस आकर उसको बताती कि मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ पर सुमोन किया है। फिर वो उस असासियन का मजाक उड़ाते हुए कहती कि तुम एक असासियन होने के बाद भी तुम्हें किसी और ने असासिनेट कर दिया, तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले। और असासियन गोडेस से पूछता है कि क्या तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर वो बताती कि तुम्हें दो चॉइस दी जाएगी, पहले तो या तुम अपने पास्ट लाइफ को भूलकर दोबारा से न्यू लाइफ स्टार्ट कर दो, दूसरा तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज को भी नहीं मिटाया जाएगा, पर तुम दूसरी दुनिया में समन हो जाओगे जहाँ पर तुम मैजिक का भी यूज कर सकते हो। और असासियन गोडेस से कहता है कि तुम मुझसे शायद से किसी को असासिनेट करवाना चाहती हो, जिसे सुनने के बाद गोडेस उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और असासियन उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने काम से ही बुलाया है, तुम मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को भी मिटाने वाली हो और ऐसा तुम अपने फायदे के लिए करना चाहती हो। फिर गोडेस उससे कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो जैसा कि मैंने सोचा था और तुम्हें मेरे लिए एक हीरो को असासिनेट करना होगा। फिर असासियन गोडेस से रिकार्नेशन के बारे में पूछता है और गोडेस उसको बताती कि रिकार्नेशन से तुम्हारा जन्म किसी और दूसरी दुनिया में होगा, पर इस प्रोसेस के एंड में तुम्हारी पिछली लाइफ की मेमोरीज को मिटा दी जाती है, पर तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारी पिछले जन्म की यादें भी नहीं मिटाई जाएगी। और फिर असासियन गोडेस से कहता है कि तुम मुझे मेरे टारगेट और उस दुनिया के बारे में सब कुछ बताओ, जिसे सुनने के बाद गोडेस उससे पूछती कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? और असासियन बताता है कि मैंने अपने लाइफ में बस एक टूल बनकर सभी को मारा है, इसलिए मैं अपनी दूसरी लाइफ को किसी का टूल बनकर नहीं जीना चाहता हूँ। जिसके बाद गोडेस उसको दूसरी दुनिया दिखाती है कि वो किस तरह का होने वाली है। असासियन को वो दुनिया और अपनी दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था, बस उस दुनिया में मैजिक का यूज किया जाता है। फिर गोडेस उससे कहती है कि तुम्हें उस दुनिया में 18 साल के बाद हीरो को मारना होगा। और असासिन इसका रीजन पूछता है कि तुम हीरो को क्यों मारना चाहती हो, जिस पर गोडेस बताती है कि आज से 18 साल बाद हीरो डीमन किंग को मारकर ह्यूमैनिटी को बचाएगा, लेकिन बाद में वो उस डीमन किंग की पावर का यूज करके खुद एक बुरा इंसान बन जाएगा, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको मार दो और इस काम को करने के लिए मुझे एक असासियन की जरूरत है और तुम दुनिया के सबसे फाइनेस्ट असेसियन हो। फिर असासियन गोडेस से कहता है कि वो हीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं उसको भला कैसे मार पाऊंगा, मेरे पास तो उसकी जैसी पावर्स भी नहीं है। और गोडेस असासिन से कहती है कि मैं तुम्हें पावर्स दूंगी जिससे कि तुम उससे लड़ पाओगे। और उसके बाद वो उसको स्किल वाली जगह पर ले आती है और असासिन से कहती है कि यहाँ पर बहुत ही सारी स्किल्स हैं, पर तुम्हें खुद अपने लिए एक स्किल को सिलेक्ट करना होगा। और असासिन गोडेस से पूछते कि अगर मैंने पहले हीरो को मार दिया होता तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, जिस पर गोडेस उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पहले हीरो को डीमन किंग को हराना होगा और अगर तुमने पहले हीरो को मार दिया तो डीमन किंग दुनिया को खत्म कर देगा, इसलिए जब हीरो डीमन किंग को हरा कर उसकी जगह ले लेगा तो उसको मार देगा, इसलिए जब हीरो डीमन किंग को हरा कर उसकी जगह ले लेगा तो तुम उसको मार देना। और असासिन गोडेस से पूछते कि मैं हीरो को बिना मारे भी इस दुनिया को बचा सकता हूँ, जिस पर गोडेस उससे कहती है कि अगर तुम कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लेते हो तो तुम्हें हीरो को मारने की जरूरत नहीं होगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और असासिन देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्किल है। उसको इस दुनिया के बारे में पता चल गया होता है कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग रैंक एस और सबसे लो रैंक ई होता है। फिर वो एस रैंक स्किल में सुपर रिकवरी को सिलेक्ट करता है जिससे कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए। उसके बाद वो ए रैंक से वो इनहेंस्ड मैजिक सिलेक्ट करता है और बी रैंक से स्टेमिना को सिलेक्ट करता है। सी रैंक में वो मटेरियल आर्ट को सिलेक्ट करता है जिससे कि वो अपनी कॉम्बैक्ट पावर को इंक्रीज कर सके। और डी रैंक में उसको एक अच्छी स्किल मिलती है जिसे देखकर वो कहता है कि शायद से गोडेस ने इस स्किल पर ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर एलिमेंटल पावर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस दुनिया में सभी लोगों के पास कोई एलिमेंट पावर होती है और यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स पावर हैं, जिसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ और विंड हैं। पर उसके अलावा यहाँ पर 2 और रेयर एलिमेंट्स हैं जिसे कि लाइट और डार्क मैजिक भी कहा जाता है। पर इस दोनों एलिमेंट का यूज करने के लिए बहुत
बहुत ही ज्यादा माना की जरूरत होती है। इसलिए असासिन सोचता है कि मेरे पास सुपर रिकवरी है, इसलिए मैं इन 4 बेसिक एलिमेंट को चूज करूंगा। सारे स्किल को सिलेक्ट करने के बाद वो वापस से गोडेस के पास आ जाता है और गोडेस उससे कहती है कि तुम इंसान बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हो, तुम सभी स्ट्रॉन्ग स्किल को ही सिलेक्ट करते हो। और असासिन उससे कहता है कि मुझे अपने मिशन में 30 स्किल वाले असासिनेट करना है, इसलिए मैं अपने इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा। और उसके बाद गोडेस उससे कहती है कि तुम्हारा जन्म एक नोबल फैमिली में होगा, जहाँ पर तुम एक असासिन की तरह अपने मेंशन को पूरा करोगे। और इतना कहने के बाद वो उसको दूसरी दुनिया में भेज देती है। इधर असासिन का जन्म होता है और उसके फादर उसका नाम लुग रखते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमें अपने बेटे को असासिन की ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि ये बड़ा होकर एक अच्छा असासिन बन सके। और ये सुनने के बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये रुके की तरह ना मारा जाए, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि इसलिए हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और 7 साल के बाद लुग जंगल में हंटिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं अभी तक मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे एक मैजिक टीचर की जरूरत है। फिर वो एक रैबिट को हंट करता है और उसकी मॉम ये देखकर खुश हो जाती है कि लुग ने एक रैबिट को हंट किया। लुग अपनी मॉम से कहता है कि मुझे हंटिंग करना बहुत ही पसंद है और वो बताता है कि आज कुकिंग मैं करने वाला हूँ, जिस पर उसकी मॉम नाराज हो जाती है और कहती है कि ये काम मेरा है। और फिर लुग कुकिंग करने लगता है और उसको कुकिंग करते हुए देखकर उसकी मॉम भी खुश हो रही होती है। फिर लुग अपनी मॉम से कहता है कि उसको अच्छे से ग्लो होने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, जिससे कि उसके मसल और बोन स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर उसके पेरेंट्स लुग की कुकिंग को टेस्ट करने के बाद उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके फादर कहते हैं कि लुग एक जीनियस है। लुग सोचने लगता है कि उसने अपनी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया, वो अपनी असली दुनिया में एक बस असासियन था। फिर उसके फादर लुग से कहते हैं कि हमें अब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जिसके बाद वो दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ उसके फादर लुग के बॉडी को चेक करने लगते हैं। और लुग बताता है कि उसके फादर एक अच्छे डॉक्टर और असासियन भी है। यहाँ पर बहुत ही सारे नोबल्स भी जो कि फादर से ट्रीटमेंट करवाते हैं और मैं अपने फादर से असासिन की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिससे कि मैं ब्रेव को असासिनेट कर पाऊँ। और मेरे फादर ने मुझे मेडिकल नॉलेज भी दी है। फिर उसके फादर लुग से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है और तुम सर्जरी के लिए भी रेडी हो चुके हो। जिसके बाद वो लुग को अपनी आइस दिखाते जो कि ग्लो कर रही होती है और वो एक तरह की मैजिक आइस होती है। उसके फादर बताते कि ये मैजिकल आइस की पावर हमारी फैमिली में बहुत ही सालों से है और इसका यूज करके हम मैजिकल पावर को देख सकते हैं। फिर वो लुग से पूछते कि क्या तुम इस सर्जरी से डर तो नहीं रहे हो। और लुग अपने फादर से कहते कि मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, जिसे सुनकर उसके फादर खुश हो जाते हैं। और उसके बाद लुग की सर्जरी होती है और उसकी आंखें पर पट्टी बांध दी जाती है। लुग की मॉम उसको खाना खिला रही होती है और तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं और लुग की पट्टी को हटाकर उससे पूछते कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और लुग देखते कि वो अपनी आंखों से दूर तक मैजिक को देख पा रहा होता है, उसको अपने अंदर फिश भी दिखाई दे रही होती है और अपने फादर के मैजिक एनर्जी को भी देख पा रहा होता है। लुग के फादर उससे कहते कि फ्यूचर में तुम्हें अपने बच्चों को भी ट्रेन करना होगा और अपनी ही तरह बनाना होगा। वो उसको बताते कि हमने तुम्हारे लिए एक मैजिक टीचर भी ढूंढ लिया और वो तुमको मैजिक सिखा सकते हैं और तुम्हें उनके सामने अच्छे से बिहेव करना होगा। और लुग इस बात से खुश था। उसके बाद हम देखते हैं कि लुग की मॉम ने उसको लड़कियों के कपड़े पहना दिए होते हैं। लुग अपनी मॉम से कहता है कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा, जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम रोने लगती है। फिर लुग अपनी मॉम की बात मान लेता है और उसके बाद लुग अपने फादर के साथ टीचर का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर एक कैरेज आती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर लुग सोचने लगता है कि ये तो एक बच्ची है। फिर लुग के फादर उससे कहते कि तुम इतनी बिजी होने के बाद भी यहाँ पर आई हो, इसके लिए थैंक्स। वो लड़की लुग के पास आती है और उससे कहती कि मैंने सुना था कि मुझे एक लड़के को ट्रेनिंग देना है, पर यहाँ पर तो एक लड़की है। जिस पर लुग उससे कहता है कि उसकी मॉम ने उसको लड़कियों के कपड़े पहना दिए, पर वो एक लड़का है। फिर वो लुग से कहते कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक बच्ची हूँ। और उसके बाद वो अपने फ्लेम मैजिक का यूज करती है और अपना नाम डिया बताती है। उसके मैजिक को देखकर लुग बहुत ही हैरान हो गया होता है। उसके बाद लुग डिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं 7 साल का हूँ। जिस पर डिया उससे कहती है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की एज में सिर्फ 3 साल का ही गैप है और तुम मुझे डिया कहकर भी बुला सकते हो। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 2 वीक के लिए मैजिक सिखाने वाली हूँ। फिर वो लुग को एक स्टोन देती है और बताती है कि तुम्हें इसके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा। ये एक तरह का मैजिक स्टोन है जो कि तुम्हारी मानक कैपेसिटी को बताता है। और फिर लुग उस स्टोन के अंदर अपनी एनर्जी डालने लगता है, जिसके बाद स्टोन ग्लो करने लगता है। और डिया उस स्टोन को देखकर कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा माना पावर है। फिर लुग और भी ज्यादा एनर्जी को स्टोन में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे कि उसका माना ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। ये देखकर डिया उसको रुकने के लिए कहती है, पर उसका माना वहाँ चारों तरफ फैलने लगता है, जिससे कि लुग भी देख लेता है। फिर डिया लुग से उस स्टोन को फेंकने के लिए कहती है और लुग उसको आसमान में फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखकर लुग के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और उनसे पूछते कि यहाँ पर क्या हुआ है। जिस पर डिया उनसे माफी मांगने लगती है और कहती कि ये सब लुग ने किया है और वो उसको रोक नहीं पाई। उसके पेरेंट्स भी इस बात से बहुत ही खुश थे कि लुग के पास इतनी ज्यादा पावर
रहे हैं। लुक की मॉम भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और डिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भला ये लोग इतने खतरनाक पावर को देखकर खुश क्यों हो रहे हैं। जिस पर लोग उससे कहते हैं कि मेरी फैमिली थोड़ी सी अजीब है। फिर लुक के फादर उससे कहते हैं कि हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें डिया के साथ रहकर अच्छे से मैजिक प्रैक्टिस करना होगा। और लुक भी उनकी बात मान लेता है। फिर उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और लुक डिया से एक स्टोन मांगता है जिसे डिया देने से मना कर देती है। उसके बाद लुक अपने रूम में सोने के लिए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे ब्रेव को हराने के लिए अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर डिया आ जाती है और वो लुक से कहती है कि तुम्हें इतनी देर रात तक नहीं जागना चाहिए। और उसके बाद वो उसके साथ ही सोने लगती है। फिर लुक उससे कहता है कि हम सिबलिंग्स नहीं है तो तुम मेरे साथ क्यों सो रही हो। और डिया कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और उसके बाद लुक भी सो जाता है। और अगले दिन डिया लुक को एक एलिमेंटल पावर का यूज करना सिखा रही होती है। वो उसको एक स्टोन देती है और वो लुक से कहती है कि तुम इसके अंदर अपनी एलिमेंटल पावर को डालो। फिर लुक उस स्टोन में अपनी एलिमेंटल पावर को डालने लगता है और वो स्टोन कलर चेंज होकर ग्लो करने लगता है। उसके स्टोन का कलर भी ब्लू में चेंज हो जाता है। और डिया उससे कहती है कि तुम्हारे पास सेम मेरी जैसी दो तरह की एलिमेंटल पावर है। फिर लुक उसको अपनी और एलिमेंटल पावर्स दिखाता है और डिया बताती है कि मैंने पहली बार किसी इंसान के पास सभी एलिमेंटल पावर को देखा है। डिया लुक को बताते है कि जितना तुम मानो को फील करोगे उतना ही तुम्हारी बॉडी एलिमेंटल पावर बढ़ेगी। लुक अपने मानो को फील करने लगता है जिसके बाद स्टोन के अंदर अर्थ मैजिक आ जाता है और लुक अपने आंखों के सामने मैजिक लेटर को देख पा रहा होता है। फिर डिया उसको अपने एलिमेंटल मैजिक का यूज करके एक कोपर बनाकर दिखाती है और कहती है कि तुम भी माना का यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। लुक भी अपने माना का यूज करके कोपर बनाता है पर उसका कोपर ठीक से नहीं बना होता है। और डिया ये देखकर हैरान होती है कि लुक ने अपने पहले ट्राई में ही क्रिएशन मैजिक का यूज करना सीख लिया। उसके बाद लुक सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से मैजिक सीखना होगा। और रात में दोबारा से डिया उसके रूम में आ जाती है और वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं। डिया लुक से बातें करने की कोशिश कर रही होती है पर लुक उसको इग्नोर कर रहा होता है। जिसके बाद डिया उससे कहती है कि तुम एक जीनियस लड़की हो जिसे कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, पर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। और लुक बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से एजुकेट किया है और वैसे भी मैं कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगले दिन लुक भी कोपर बना लेता है और डिया उससे कहती है कि तुम स्पेल मैजिक करना सीख गए हो, इसलिए तुम भी स्पेल्स को यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकती हो। और डिया उसको आयरन बनाकर दिखाती है। फिर डिया लुक को एक मैजिक स्पेल लिख कर दिखाती है और लुक देखता है कि ये स्पेल एक तरह से इन सभी के फॉर्मूला की तरह है। अगर तुम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हो तो तुम खुद का स्पेल क्रिएट कर सकते हो और उससे गोल्ड भी बना सकते हो। ये सुनकर डिया खुश हो जाती है और फिर लुक उनमें से गोल्ड की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए कहता है और डिया से कहते हैं कि तुम इस स्पेल का यूज करो। जिसके बाद डिया उस स्पेल को ट्राई करती है और उसका माना खत्म हो जाता है और वो थक कर नीचे गिर जाती है। फिर लुक उस स्पेल को ट्राई करता है और उससे गोल्ड बना लेता है और फिर वो डिया को दोबारा से स्पेल यूज करने के लिए कहता है। और ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम साथ में और भी स्पेल्स बनाएंगे। अगले दिन लुक अपने मैजिक यूज करके एक राइफल बनाता है और उसका यूज करके डिया को दिखाता है। फिर वो डिया को भी राइफल चलाने के लिए देता है और लुक सोचता है कि इसकी मदद से मैं दुश्मनों को शूट कर सकता हूँ जैसा कि मैं पहला करता था और शायद से ये ब्रेव को हराने के लिए काबिल नहीं होगी। फिर वो अपने मैजिक यूज करके एक बड़ा सा कैनन बनाता है और उसका यूज करते जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसको देखकर डिया हैरान हो जाती है पर उस ब्लास्ट की वजह से कैनन भी टूट चुका होता है और डिया उससे कहती है कि मुझे इस कैनन की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं और डिया लुक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पर मुझे यहाँ से जाना होगा। लुक डिया को एक नाइफ बनाकर देता है और कहते हैं कि ये एक टाइटेनियम से बना हुआ है जिस वजह से ये ज्यादा भारी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा शार्प भी है। फिर डिया उससे कहती है कि ऐसी बहुत ही चीजें जिन्हें मैं परफेक्ट नहीं कर पाई पर तुम उन सभी को ठीक तरीके से कर सकती हो। और लुक को वही स्टोन दे देती है और लुक उससे कहता है कि ये स्टोन तो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस पर डिया उससे कहती कि मैं तुम्हारी नाइफ के बदले में ये गिफ्ट दे रही हूँ, इससे हम दोनों के पास एक दूसरे की यादें रहेगी और फिर फ्यूचर में दोबारा से मिलेंगे। तो वो दोनों इस बात को लेकर प्रॉमिस करते हैं। अगले दिन डिया जाने से पहले लुक की फैमिली से कहती है कि आपका बेटा जीनियस है और ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। डिया लुक से कहती है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखे और लुक भी मानकर हाँ कर देता है। फिर लुक के फादर सोच रहे होते कि लुक मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अब सही टाइम आ चुका है कि मैं इसको हमारी फैमिली के सारे सीक्रेट्स के बारे में बता दूं। उसके बाद लुक अपने फादर के साथ गैरेज में बैठकर जा रहा होता है और उसके फादर लुक से पूछते कि हमारी फैमिली का मकसद क्या है। जिस पर लुक बताता है कि हमारी फैमिली इस किंगडम में शांति बनाकर रखती है और हम एक असासियन फैमिली हैं। फिर लुक के फादर उसको एक जेल में ले जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर वो क्रिमिनल्स हैं जिन्हें मौत की सजा दी जाएगी। हम इन क्रिमिनल्स पर अपनी असासियन की स्किल को ट्राई करते हैं और वैसे भी एक इंसान को जब दूसरे इंसान को मारना होता है तो उसमें किसी भी तरह की फीलिंग नहीं होना चाहिए जिसे हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। और लुक अपने फादर से पूछते कि आपने मुझे ये क्यों सिखाया कि किसी ह्यूमन को मारने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। जिस पर उसके फादर उससे कहते कि तुम भी एक ह्यूमन
बनो, ना कि कोई टूल हो। और वैसे भी एक इंसान के दिल को समझने के लिए तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करना चाहिए। ये असासिन बनने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद वो लुक से कहते हैं कि तुम्हारे टेस्ट का टाइम आ चुका है। फिर वो एक कैदी के पास आते हैं और लुक देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की को बांध कर रखा गया होता है जो कि रो रही होती है। लुक उसको देखकर हैरान हो जाता है, पर कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है और उसके फादर उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारा नाम मर्गिट है, जिसने की नोबल फैमिली में चोरी की है और तुम्हें ऐसा करते हुए 2 लोगों ने देख लिया था, जिसके बाद तुमने उन दोनों को भी मार दिया। फिर मर्गिट बताती कि उसने ये सब मजबूरी में किया और लुक के फादर बताते कि तुमने और भी बहुत ही सारे क्राइम्स किए हैं जिस वजह से तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। और मर्गिट उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती कि वो उसको छोड़ दें। लुक के फादर लुक से कहते कि अब तुम इसको किस तरह से मारना चाहते हो, और लुक एक नाइफ को बाहर निकालता है। इधर वो लड़की लुक को मना कर रही होती है और लुक उससे कहते कि तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गई। और ये सुनने के बाद मर्गिट डर कर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लुक उसके हाथ को काट देता है और ये देखकर मर्गिट रोने लगती है। और फिर वो गुस्से में लुक से कहती है कि मैं तुम्हें भी बाकी सभी लोगों की तरह मार दूंगी, जिसे सुनने के बाद लुक उस पर नाइफ से अटैक करके उसको मार देता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में होती है और भूख की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। वो याद कर रही होती है कि उसकी फैमिली बहुत ही पुअर थी, जिस वजह से उन्होंने उसको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। अब उसको अपनी लाइफ अकेले जीनी पड़ रही है। और तभी वहाँ पर बहुत ही सारे वुल्फ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत ही सारे भूखे जानवर हैं। इधर लोग अपने पेरेंट्स के साथ टाउन के मार्केट में आया होता है, जहाँ पर उसकी मॉम शॉपिंग कर रही होती है, पर लोग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और लोग के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और इसकी मदद से लोग अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा मीट पर डिपेंड है और विंटर के टाइम पर फूड की कमी भी हो जाती है। लोग अपने आइस का यूज करके वहाँ पर किसी को ढूंढ रहा होता है और फिर वहाँ एक छत पर आकर सोचने लगता है कि मुझे ब्रेव को हराने के लिए एक टीम बनानी होगी, मैं अकेला उसको नहीं हरा सकता हूँ। और उसके बाद लोग वापिस से घर आ जाता है, जहाँ पर वो हंटिंग के लिए जंगल में जाता है। तो उसको उल्फ की आवाजें सुनाई देती है और जल्दी से पेड़ पर जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। उसको देखकर लोग सोच रहा होता है कि एक लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। और तभी उल्फ उस लड़की पर अटैक करते हैं, पर लोग उस उल्फ को मार देता है और लोग उस लड़की के सामने आ जाता है और अपने वेपन्स उसको दे देता है। वो लड़की लोग को देखकर सोच रही होती है कि कोई मुझे बचाने के लिए आया है। और फिर लोग अपने क्रिएशन मैजिक का यूज करके क्लैंस को बनाता है और फिर लोग अपने मैजिक का यूज करके क्लोज को बनाता है, जिसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं। और लोग सभी उल्फ पर अटैक करके उन्हें मार देता है। फिर वो उस लड़की के पास आता है और वो लड़की लोग से कहती है कि तुम मुझे मत मारना। और लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मुझे मेरी फैमिली ने निकाल दिया और एक ट्रैवलर ने उसको बताया था कि माउंटेन को पार करके उसको दूसरे किंगडम में जा सकती है। फिर लोग उसको देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि उसको भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए खाना बनाने लगता है और उसको सर्व करता है। वो उससे कहता है कि तुम आराम से खाओ, जिससे कि तुम्हारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कर पाए। और विंटर के टाइम में फूड डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो लड़की खाना खाने लगती है और लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस जंगल के रास्ते के बारे में कैसे पता, जिस पर वो बताती कि सपने में उसको एक गोडेस ने उसको इस जंगल के बारे में बताया था। और लोग सोचने लगते कि जिस किंगडम से आई है वहाँ का किंग बहुत ही ग्रेडी है और उसने टैक्स को बहुत ही बढ़ा दिया है, जिस वजह से गरीब लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। लोग उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चल सकती हो और मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसे सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है। फिर लोग उसको बताता है कि मैंने इंसानों को मारा और फ्यूचर में मुझे और भी इंसानों को मारना पड़ेगा, इसलिए तुम अच्छे से सोचकर आंसर देना कि क्या तुम्हें सच में मेरे साथ जाना है। फिर वो लड़की सोचने लगती है कि इसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। लोग उसको अपना नाम बताते हैं और वो लोग को अपना नाम टायर बताती है। लोग उसको अपना नाम बताता है और वो लोग को अपना नाम टाट बताती है, जिसके बाद लोग सोचने लगते हैं कि ये वही लड़की जिसे मैंने टाउन में देखा था, इसके अंदर मैजिक पावर है और ये मेरी टीम के लिए एक परफेक्ट मेंबर है। और गोडेस ने इसको जंगल के बारे में बताया था, इसका मतलब गोडेस ने इसको मेरी मदद करने के लिए सिलेक्ट किया है। अभी मैंने इस लड़की की जान बचाई है और इसको अपनी सच्चाई भी बता दी और इसने मेरी पावर्स को भी देख लिया है, जिससे कि इसको पता चल गया होगा कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और अब इसको मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। मैंने इसको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर दिया। और दूसरी तरफ गोडेस ने एक आर्मी ऑफिसर को समन किया जो कि वॉर में मारा गया, पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था, इसलिए गोडेस उसको ऑफर देती है कि तुम्हें दूसरी दुनिया में जाकर हीरो को मारना है। और वो ऑफिसर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर 40 साल के बाद गोडेस देखती कि वो ऑफिसर पहले से बहुत ही बदल चुका है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहा है। और गोडेस ये सब देखकर कहती कि ये आदमी बहुत ही
रेडी है। फिर हम लुक को देखती जो कि अब 12 साल का हो गया होता है और वो सो रहा होता है। तभी उसके पास टाट आकर उसको उठाती है। वो लुक से कहती कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और लुक उससे कहता है कि मैं सपना देख रहा था जिसमें मैं जंगल में तुमसे पहली बार मिला था। ये सुनने के बाद टाट उससे कहती कि उस टाइम वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और उसके बाद लुक ब्रेकफास्ट करने लगता है, जहाँ पर लुक टाट से कहता है कि तुम्हें इस तरह से मेड का काम नहीं करना चाहिए। और लुक की मोम कहती है कि टाट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और उसके फादर कहते हैं कि तुम इसको अपने मेंशन पर भी लेकर जा सकते हो। जिस पर टाट उससे कहती कि लुक ने उसकी जान बचाई इसलिए वो उसकी पर्सनल मेड है और वो लुक के लिए अपनी जान भी दे सकती है। फिर लुक की मदर कहती कि लुक उसकी बातें नहीं सुनता इसलिए वो चाहती कि टाट उसका ध्यान रखे और टाट इसके लिए मान जाती है। लुक सोचने लगता है कि मैंने टाट को 2 साल से असासिन की ट्रेनिंग दी है और उसके फादर ने उससे कहा था कि अगर कभी भी टाट उसको धोखा देती है तो लुक को ही उसको मारना होगा। उसके बाद लुक बेसमेंट में आ रहा होता है, तभी उसके पीछे से टाट उस पर नाइफ से अटैक करती है, पर लुक उसको रोक देता है और उससे कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से अटैक करोगी तो जल्द ही मारी जाओगी। टाट उससे कहती कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाई, पर मेरे पास स्पेयर होता तो मैं उसका अच्छे से यूज कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि टाट घर के बाकी सभी मेड के साथ मिलकर काम कर रही होती है और लुक उसको विंडो से देख रहा होता है। लुक सोच रहा होता है कि टाट बहुत ही होनेस्ट है और हार्ड वर्किंग भी, इसलिए मैंने उसको अपने साथ रखने के बारे में सोचा। वो हर बार खुद को इम्प्रूव करती रहती है और उसको स्पेयर का यूज करना बहुत ही अच्छे से आता है, पर एक असासिन के पास ऐसा वेपन होना चाहिए जिसको वो छुपा कर रख सके। उसके बाद लुक देखता है कि बेसमेंट में टाट नाइफ से प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर लुक उसके पास आता है और टाट के हाथ से नाइफ नीचे गिर जाती है, जिसके बाद टाट लुक से कहती है कि मैं तुम्हारी काम आना चाहती हूँ इसलिए मैं खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ। और फिर लुक टाट को एक फोल्डिंग स्पेयर देता है और कहता है कि तुम इसका यूज करो, जिसके बाद टाट उस स्पेयर का यूज बहुत ही अच्छे से कर पा रही होती है और लुक उससे कहते हैं कि अब तुम मेरी टीम के लिए परफेक्ट हो। फिर अगले दिन टाट दोबारा से लुक को उठाने के लिए आ जाती है और उससे कहती है कि अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। उसके बाद हम गोडेस को देखते हैं जिसने कि एक समुराई को सुमोन किया होता है और वो उससे कहती है कि मैं एक गोडेस हूँ, जिसे सुनने के बाद समुराई हैरान हो जाता है और वो गोडेस उससे कहती है कि तुम्हें ब्रेव को मारना होगा। समुराई कहता है कि मैं एक गोडेस के ऑर्डर को जरूर पूरा करूंगा। और उसके बाद गोडेस उस समुराई को देखती है जो कि ब्रेव से लड़ने के लिए गया होता है, पर वो वहाँ पर मारा जाता है। और गोडेस कहते हैं कि मुझे किसी अच्छे इंसान को चुनना होगा जो कि ब्रेव को मार सके। और इधर हम लोग और टाट को देखते हैं जो कि मार्केट में आए हुए होते हैं और टाट कहती है कि शायद से इस बार फार्मिंग बहुत ही अच्छी हुई है। फिर लोग एक शॉप पर आता है जहाँ पर ओनर उसको वेजिटेबल देने लगता है और लोग उन्हें लेने से मना कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे फर्टिलाइज की मदद से इस बार फार्मिंग बहुत ही अच्छी हुई है। उसके बाद एक लेडी भी वहाँ पर आकर लोग को फ्रूट्स देती है और लोग से कहते हैं कि तुमने अपने वाटर मैजिक का यूज करके यहाँ पर पानी की कमी को पूरा कर दिया। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और लोग से कहते हैं कि मेरी काऊ के पैर में चोट लग गई है, जिस पर लोग उससे कहते हैं कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। और फिर शाम को लोग वापस से अपने मेंशन में आ रहा होता है। उसका कैरेज फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरा होता है और वो सभी उसको गिफ्ट्स में मिले होते हैं। टाट लुक से कहते हैं कि आप यहाँ के लोगों की बहुत ही मदद करते हो, जिस पर लुक बताता है कि मैं उनके दिल से कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ के लोगों और किंग के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पर टाउन के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। फिर टाट पूछती कि आप मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि आप मेरे दिल से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस पर लोग हाँ कहता है और टाट ये सुनकर खुश हो जाती है। और फिर घर आने के बाद लोग उन फॉइल स्टोन को देखने लगता है जो कि उस अपना माना स्टोर किया है और इसके यूज मैं अपने वेपन की तरह कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर टाट आती है और वो लोग से अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके फादर उससे टाट के बारे में पूछते हैं और लोग बताता है कि टाट एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत ही मेहनत भी करती है, जिस पर उसके फादर उससे कहते कि ये तो अच्छी बात है पर मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ। फिर लुक बताता है कि उसने टाट को 2 साल से ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो यहाँ पर हमारे फैमिली के सीक्रेट्स को चुराने के लिए नहीं आई है। जिसे सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें उसको मारने की जरूरत नहीं है। टाट सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की। और फिर वो लुक से कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, जिसके बाद तुम एक असासियन बन जाओगे। और वो उससे पूछते क्या तुम इस टेस्ट के लिए रेडी हो, जिस पर लोग हाँ कर देता है। और रात में लोग अपने फादर के साथ जंगल में फाइट कर रहा होता है। उसका लास्ट टेस्ट अपने फादर को हराना होता है और लोग अपने फादर के सभी अटैक से बच रहा होता है। लोग सोच रहा होता है कि मेरे पास अपने फादर से बहुत ही स्टेमिना है और एक्सपीरियंस के मामले में वो मुझसे बहुत ही आगे है, इसलिए उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है और अगर मैंने कोई भी गलती की तो मैं हार जाऊंगा। फिर वो अपने फादर के ट्रैप में फंसने वाला होता है, तभी वो जम करके बच जाता है और ऊपर से उसके फादर उस पर नाइफ से अटैक करते हैं और लोग उनके अटैक से बच जाता है गए। और सुबह उसके फादर लोग के हाथ में पट्टी बांध रहे होते हैं और लोग से पूछते हैं कि तुमने मैजिक का यूज क्यों नहीं किया, जिस पर लोग बताता है कि मैं आपको अपने स्किल का यूज करके हराना चाहता था। जिसे सुनने के बाद उसके फादर उससे कहते कि ये टेस्ट मैंने तुम्हारे स्किल को देखने के लिए रखा था और
इसमें तुम पास हो चुके हो। इसलिए उसके बाद हम एक मर्चेंट को देखते हैं जिसके पास बहुत ही सारे गोल्ड कॉइन होते हैं। उसके बेड पर दो लड़कियां बेहोश होती है और तभी लुक के फादर उसको एक निडल का यूज करके मार देते हैं। फिर जब उन दोनों लड़कियां ऐसे ही वो दोनों अपने मेंशन पर बहुत ही सारे लोगों को मारते हैं। उसके बाद वो जंगल में एक आर्मी ऑफिसर को भी मार देते और उन्हें ये ऑर्डर तुम्हारी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। फिर लोग उससे कहते हैं कि मैं आपका ही बेटा हूँ और उसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने मिशन के लिए अपने रूप बदलना होगा। जिसे सुनने के बाद लोग सोचने लगते हैं मर्चेंट बनकर जाना चाहिए क्योंकि मर्चेंट के नोबल फैमिली से बहुत ही कनेक्शन होते हैं। और ये सुनने के बाद लोग अपने फादर से कहते हैं कि आपका किसी मर्चेंट के साथ अच्छा कनेक्शन होगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए तो मेरा एक दोस्त का बेटा भी पैदा हुआ था और वो बलोर कंपनी ट्रेडिंग का ओनर था। लोग बताते हैं कि बलोर कंपनी तो बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसके फादर कहते हैं कि 2 साल पहले तक उस कंपनी के हायर बनकर रहोगे। मैंने उस दोस्त पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया इसलिए वो तुम्हें अपना हायर बनाकर रहेगा। फिर लोग कहते हैं कि मैं एक एलन बेलोर नाम का एक मर्चेंट बनूंगा और इस नाम को इसलिए वो आज से यहाँ का न्यू हायर है। और ये सुनने के बाद एक लड़का गुस्सा हो गया तो उड़ देता है। तभी वो लड़का उससे कहता है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और लुक पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो लड़का हार मान लेता है। फिर लुक के फादर बताते हैं कि लोग तुम्हें वो लड़का हैरान हो जाता है। उसके बाद लोग उस लड़के से मिलने के लिए बाहर आ जाता है और उससे कहते हैं कि तुम शायद से अपनी हार को लेकर सैड हो। जिस पर वो बताता है कि मैं अपने से 4 साल छोटे लड़के से हार गया हूँ और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। पर लोग बताता है कि मैंने अपने फादर को भी हराया जो कि मेरे से 30 साल बड़े हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़का उससे पूछते कि क्या ये बात सच है? मुझे तो ये रूमर्स लग रहे थे। और वो लुक से कहता है कि मैंने यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को हरा दिया है इसलिए जब मैं यहाँ का हेड बनूंगा तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए काम करो। और वो लड़का उससे पूछता है कि तुम भला किस बारे में बात कर रहे हो? फिर लोग तुमने अच्छा परफॉर्म किया था और सिर्फ 4 नाइट्स ही तुमसे ऊपर थे इसलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में एक नाइट की जगह पर रखना चाहता हूँ। और इतने कहने के बाद वो उसको टाइटेनियम की सोट दे देता है जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि ये तो बहुत ही हल्की सोट है। और लोग उससे कहता है कि तुम इसका यूज अच्छे से कर सकते हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने ट्रायल से वापस आ जाऊँ तब तुम मेरे साथ काम करो। फिर वो लड़का लुक से कहता है कि जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। इधर लुक अब अपनी जर्नी पर जाने के लिए रेडी होता है और वो टाट से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। जिस पर टाट कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लुक की टाट लुक को ब्लैक हेयर देखने के बाद उससे पूछती है कि तुम अपने हेयर कलर को क्यों चेंज कर रहे हो? और लुक बताता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रख रहा हूँ। और वो बताता है कि मेरे व्हाइट हेयर की वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी पहचान सकता है इसलिए मैंने इसको ब्लैक किया है। उसके बाद हम एक लड़की महा को देखती है जो कि एक आदमी से कह रही होती है कि अगर आपको इस शहर में एक गाइड चाहिए तो वो उन्हें शहर घुमा सकती है। पर वो आदमी कहता है कि भला एक छोटी बच्ची इस शहर के बारे में क्या ही जानती होगी। जिस पर महा उससे कहती है कि हम इस सिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और वो आदमी महा से पूछते है तुम मुझे इस सिटी की ऐसी जगह पर लेकर जा सकती हो जहाँ पर सबसे अच्छा अल्कोहल मिलता है? और महा हाँ कहती है और वहाँ पर 2 लड़कियों को बुलाती है। जिसके बाद वो उस आदमी को एक डोल देती है और वो आदमी उस डोल को लेने के बाद पूछते है कि ये किस लिए है? जिस पर महा बताती कि ये एक तरह का गिफ्ट है। और उसके बाद महा दूसरी लड़की से कहती कि तुम इन्हें यहाँ के बेस्ट बार में ले जाओ। असल में महा यहाँ पर सभी ऑर्फेन बच्चों के साथ काम करती जिससे कि वो सभी अच्छे से लाइफ जी सके। वो गाइड का काम करती है और बाकी गर्ल्स भी महा के साथ काम कर रहे होते हैं और बदले में टूरिस्ट उन्हें पैसे देते हैं। और फिर बारिश शुरू होने लगती है इसलिए वो सभी अपने सामान को भीगने से बचा रहे होते हैं और महा भी उनकी मदद करती है। महा बताती है कि शायद से आज हम इतना ही काम कर सकते हैं। और वो बताते कि हमें आज इतने ही पैसे अर्न किए, हमें जल्दी से यूनिफॉर्म लेनी होगी। और दूसरी लड़की पूछती कि हमें भले यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जिस पर महा बताती कि इस तरह से बच्चों को कोई भी गाइड नहीं समझेगा इसलिए अगर हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे तो उन्हें हम पर बिलीव होगा। वो सभी महा से पूछते कि तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो और तुमने बिजनेस के बारे में कहाँ से पता? जिस पर महा उन्हें बताती कि उसके फादर एक मर्चेंट थे और उनसे उसने सीखा और हमें इस तरह से कस्टमर को खुश करना है। कस्टमर ग्रीडी होते और अगर तुम अच्छा ऑफर प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारा बहुत ही फायदा होगा। बाकी सभी सोच रहे होते कि हम जल्दी से पैसे कमाकर एक घर खरीद लेंगे। महा उन सभी से कहती कि तुमने घर के बारे में भी सोच लिया? जिस पर वो कहती कि जब तक तुम हमारे साथ हो हम घर भी खरीद सकते। और वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ किडनैपर्स आ जाते और उन सभी को देखकर कहते कि इन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। फिर वो सभी उन्हें पकड़ने के लिए आते और महा उन सभी से लड़ने लगती है और महा के पास भी पावर्स होती है। महा बाकी सभी से यहाँ से भागने के लिए कहती है और वो सभी किडनैपर्स महा के साथ साथ उन सभी को पकड़ लेते हैं। फिर वो उन सभी को कैरेज में ले जाते हैं और दूसरी लड़की महा से पूछती कि ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। जिस पर महा सोचने लगती कि यहाँ से भागना होगा। और उसके बाद वो सभी लड़कियों को एक गोडाउन में बंद कर रखे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि इस बार हम बहुत ही अमीर होने वाले हैं। और फिर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी एक ऑर्फेन में रहने वाले हो। जिस पर एक लड़की मना कर रही होती तभी उसको वो किडनैपर मारता है और महा भी वहाँ पर आकर अपने बाकी दोस्तों को देखती है।
महा उससे पूछती कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है और वो बताती कि ये सभी हमें एक ऑर्फेन में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक लेडी ऑर्फेन में बहुत ही सारा पैसा डोनेट करने वाली है, इसलिए वो उन पैसों के पीछे पड़े हुए और महा उनका प्लान समझ जाती है। फिर एक किडनैपर उन्हें खाना खाने के लिए देता है और उसको देखकर महा कहते कि हम इसे नहीं खा सकते हैं, जिस पर किडनैपर कहता है कि तुम्हें खुद इसको पकाना होगा और उसके बाद वो सभी बॉइल्ड पोटैटो को खा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक कहते कि इससे अच्छा खाना तो हम सभी बाहर खा रहे थे और वैसे भी हमें बहुत ही कम चीजें दी गई है, और उसके बाद उन सभी गर्ल से बहुत ही सारे काम करवाए जा रहे होते हैं। उनमें से कुछ के साथ बहुत ही बुरा बिहेव भी किया जा रहा होता है। फिर एक किडनैपर उनमें से एक को बहुत ही मारता है और उससे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से काम करती रहोगी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, और उसको अपने साथ दूसरे रूम में लेकर जाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जो लोग यहाँ पर ठीक से काम नहीं करते उनके साथ क्या किया जाता है। महा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो बाहर आकर रो रही होती, तभी वहाँ पर एलन आ जाता है जो कि लोग होता है और वो महा से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से नहीं रोना चाहिए। फिर वो ऑर्फन के अंदर आता है जहाँ पर किडनैपर सभी से कहते हैं कि ये एलन स्मिथ जो कि यहाँ के बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर हैं और यहाँ पर तुम में से किसी एक को अडॉप्ट करने के लिए आए हैं। जिसके बाद एलन महा को अडॉप्ट करने के बारे में कहता है। किडनैपर कहते हैं कि ये इन सभी में से बहुत ही रेयर है, इसलिए आपको इसके बहुत ही सारे पैसे देने होंगे। एलन मान जाता है और उसको गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग देता है और महा को वहाँ से ले जाता है। वो महा से कहते हैं कि तुम आज से मेरी फैमिली हो, और रात में हम देखते हैं कि वो किडनैपर्स महा को दोबारा से किडनैप करने के लिए आए होते हैं। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं तभी एलन वहाँ पर आकर उसको रोक देता है और कहता है कि ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए तुमने अगर इसके साथ कुछ करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर और भी किडनैपर्स आ जाते हैं। वो सभी एलन से कहते हैं कि हम तुम्हें मारकर इस लड़की को किसी दूसरे नेशन में बेच देंगे। जिसके बाद वो सभी एलन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और महा कहते हैं कि उन सभी के पास माना पावर है, पर एलन उन सभी से बच जाता है और उन्हें मारने लगता है। फिर उनमें से एक नाइफ से अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एलन उसके गले पर नाइफ रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हें सजा लो भी दे सकती है और मैं भी, अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चुनते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स सभी किडनैपर को पकड़ कर ले जाती है और एलन ने सभी गर्ल्स को भी बचा लिया होता है, और जिस लड़की को चोट लगी होती है एलन उसको हील कर देता है। एलन महा से कहता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन अपने भाई को चेक कर रहा होता है और वो बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है। उसके फादर जो कि बलोर कंपनी के ओनर होते हैं वो एलन से कहते हैं कि तुम अपने डैड की तरह एक बेस्ट असासियन और डॉक्टर हो। उन्होंने बहुत साल पहले मेरे ऊपर एक एहसान किया था और आज तुमने भी मेरे ऊपर एक एहसान किया है। एलन उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्या आपने उन पेपर्स को बनवा लिया जिसके लिए मैंने आपको कहा था। फिर उसके स्टेप फादर बताते हैं कि मैंने महा के लिए पेपर्स बनवा लिए जिससे कि वो अब बेलोर फैमिली की मेंबर हैं। एलन कहता है कि हम इस एग्रीमेंट को लॉन्ग टर्म तक रखेंगे जिससे कि सभी को यही लगे कि हम सभी एक ही फैमिली से हैं। अगले दिन उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक मर्चेंट बनने के लिए आए हो और हमारी बेलोर कंपनी यहाँ सबसे बड़ी है। वो बहुत ही सारे प्रोडक्ट को सेल करती है और फिर वो एक शॉप ब्लूप्रिंट दिखाते हुए एलन से कहती कि ये हमारी अल्कोहल की शॉप थी जो कि अब बंद हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस शॉप का यूज करके एक न्यू बिजनेस ओपन करो। और एलन इसके लिए मान जाता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि एक मर्चेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका प्रॉफिट और प्रोडक्ट होता है, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो कि यहाँ के मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सके। और एलन को उनकी बात समझ में आ जाती है। उसके फादर को भी उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि वो ये काम कर लेगा। और उसके बाद एलन वापस से घर आ जाता है। फिर वो महा और टाट के साथ डिनर कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि फादर ने मुझे यहाँ पर एक बिजनेस ओपन करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा। पहला बहुत ही सारे पैसे अर्न करना और दूसरा यहाँ के सभी नोवेल्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना। जिसे सुनने के बाद टाट एलन से कहती है कि तुम ये सब अपने असासिनेशन प्लान के लिए कर रहे हो। और एलन बताता है कि तुम्हारी बात सही है, मैं ये सब अपने असासिनेशन प्लान के लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए हम इस मार्केट में सभी ह्यूमंस को अपनी प्रोडक्ट के लिए टारगेट करेंगे। हम उनके लिए कॉस्मेटिक्स बनाएंगे। जिसे सुनने के बाद महा कहती कि यहाँ पर बहुत ही सारे कॉस्मेटिक्स सोप और प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। और एलन उससे कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। फिर उसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और मिरर में अपने आप को देखते हुए कहता है कि मेरी एज 13 साल हो गई है और अब मेरे पास ब्रेव को मारने के लिए 5 साल बचे हुए हैं। लूक के रूम में टाट और महा आ जाती है और वो सभी साथ में सोने लगते हैं। लूक सोच रहा होता है कि टाट के पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है और महा ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, जिस वजह से ये दोनों अकेले हैं और मुझ पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और मुझे इन दोनों को फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। फिर अगले दिन एलन अपने स्टेप पेरेंट्स के पास अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए आया होता है। उसकी स्टेप मदर उसको पसंद नहीं करती है और उसका फादर उससे पूछता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी प्रोडक्ट को बना भी लिया, जिस पर
उसकी मॉम कहती है कि अगर मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी, और एलन उनसे कहते हैं कि वो प्रोडक्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये एक तरह का कॉस्मेटिक है। और उसके फादर कहते हैं कि कॉस्मेटिक्स में लोग ब्रांड पर ज्यादा फोकस करते हैं और मार्केट में इतना लेट कॉस्मेटिक्स लॉन्च करना क्या ठीक होगा। फिर एलन बताता है कि मेकअप का यूज वीमेंस अपनी ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए कहती है, पर जब उनका मेकअप हटाया जाता है तो उनके फेस से सारा ऑयल भी बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने मिल्की लोशन को बनाया है जो कि एक तरह का मॉइस्चराइजर है और वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये आपकी डर्टी स्किन को सॉफ्ट कर देगा। और उसकी मॉम ये मिल्की लोशन को ट्राई करती है और उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके डैड भी उस लोशन को ट्राई करते हैं और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे फ्रेंड्स को पसंद आएगा, जिस पर उसकी वाइफ हाँ कहती है। फिर वो लुक से कहते हैं कि तुम इसके प्रोडक्शन को शुरू कर दो, हम बेलोर कंपनी का सारा फोकस इस कॉस्मेटिक्स पर डाल देंगे। और लुक बताता है कि इसके प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि इस लोशन को बनाने के लिए एक अलग केमिकल की जरूरत होती है। और ये सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि पैसों की टेंशन नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। और लुक बताता है कि वो केमिकल मेरे टाउन में ही मिलता है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि वो तो यहाँ से बहुत ही दूर है। और लुक बताता है कि इससे हमारे केमिकल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि एक पर यह प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो बाकी सारी कंपनीज भी इसको बनाने का फॉर्मूला चुराने की कोशिश करेगी। फिर उसके फादर मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू कर दो। और फिर एलन टाट के साथ वापस से घर आ रहा होता है और टाट को बताता है कि बुलोर फैमिली के कनेक्शन की वजह से हमें बहुत ही सारे फायदे होने वाले हैं और नोबल्स में हमारा प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से रन करेगा। फिर हम देखते हैं कि लुक का ये प्रोडक्ट बहुत ही फेमस हो चुका होता है और सभी लोग इसको खरीद रहे होते हैं। वहाँ के सभी फ्रेंड्स भी लुक की शॉप में काम कर रहे होते हैं और टाट लुक से कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रन कर रहा है। वो बताते हैं कि आपको बहुत ही सारे नोबल फैमिली से इन्विटेशन आ रहे हैं। और लुक कहता है कि एलन नाम का मर्चेंट अब पूरी तरीके से फेमस हो चुका है, इस नाम का यूज अब मैं अपने असासिनेशन में भी कर सकता हूँ। और फिर टाट बताती है कि बहुत से लोग हमारे सीक्रेट्स का पता करने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और जब रात में लुक सो रहा होता है तब वो सोचता है कि जो लोग ऐसे इंसान को टारगेट करेंगे जिन्हें इस लोशन के बारे में पता होगा और उसको पकड़कर केमिकल के बारे में पता लगाएंगे। और तभी छत पर एक स्पाई आ जाता है। लुक को उसके बारे में पता चल गया होता है और इधर टाट स्पाई पर अटैक करके उसको पकड़ लेती है। फिर लुक उस स्पाई के पास आ रहा होता है और इधर बेसमेंट में महा और टाट दोनों मिलकर उस स्पाई को टॉर्चर कर रहे होते हैं जिससे कि वो अपने सारे सीक्रेट्स उन्हें बता दे। और महा उससे कहती है कि अगर तुमने हमें सब कुछ बता दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, जिस पर टाट महा से कहती है कि तुम ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ने की बात कर रही हो जिसने लुक पर अटैक करने की कोशिश की है। फिर लुक कहते हैं कि ये तब तक अपने सीक्रेट्स नहीं बताएंगे जब तक इसको अपनी मौत का डर ना हो। और महा कहती है कि हम इससे सारा सच निकलवा लेंगे। दूसरी तरफ हम गोडेस को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक रैपर को समन करती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर हीरो को मारने के लिए बुलाया गया है, जिस पर वो रैपर मान जाता है। और 25 साल के बाद गोडेस दोबारा से उस रैपर को देखती है तो उसको पता चलता है कि वो तो बहुत ही डरपोक इंसान है। इधर लोग डिया से मिलने के लिए जा रहा होता है और उसके बाद वो डिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमें मिले हुए 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है। वो डिया को चॉकलेट्स देता है और डिया लुक को बहुत ही सारे मैजिक स्पेल के बारे में बताती है जिसने उसने खुद बनाया होता है। लुक ये देखकर हैरान था कि डिया उससे भी ज्यादा मैजिक क्रिएट कर चुकी है। और फिर डिया अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके कप को हवा में उड़ाने लगती है। फिर डिया उन चॉकलेट को ट्राई करती है और उसको वो चॉकलेट बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और लुक डिया से कहते हैं कि वो अगली बार और भी ज्यादा चॉकलेट्स ले आएगा। उसके बाद वो दोनों साथ में मैजिक प्रैक्टिस करने लगते हैं और बहुत ही सारी बातें करते हैं। शाम होने के बाद लुक वहाँ से जाने लगता है और डिया से कहता है कि अब मैं अगले मंथ मिलने के लिए आऊंगा। फिर लोग घर वापस से आकर सोने लगता है और टाट और महा दोनों उसके पास में आकर सो रहे होते हैं। इधर महा के फ्रेंड्स को वापस से किडनैपर पकड़ लेते हैं और तभी महा वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। वो उन दोनों किडनैपर्स को मारकर उनके गर्दन पर नाइफ रख देती है। इधर किंगडम में एलन का मिल्की कंपनी का बड़ा मर्चेंट हूँ और हमारा बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और एलन महा से कहता है कि अब से यहाँ पर मेरा सारा बिजनेस तुम मैनेज करोगी, जिस पर महा मान जाती है और एलन से कहती है कि हमें अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए इसके और भी ब्रांचेस खोलने चाहिए। फिर वो एलन को एक शॉप के बारे में बताती है और यहाँ पर हम अपने न्यू स्टोर को ओपन कर सकते हैं। एलन उस शॉप को देखकर समझ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने महा को अभी तक इस शॉप की सच्चाई के बारे में नहीं बताया। वो शॉप असल में महा के फादर की थी और महा के फादर यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, पर उनके राइट हैंड ने उन्हें धोखा दे दिया और महा के पेरेंट्स को मारकर उनका बिजनेस टेक ओवर कर लिया। जिसके बाद महा ने अपनी लाइफ एक ऑर्फन की तरह जीने लगी और एलन सोचता है कि शायद से महा इस शॉप को वापस से लेना चाहती
जाती है। इसलिए वो महा से कहते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। और ये सुनने के बाद महा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एलन उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी स्किल पर पूरा भरोसा है और तुम ये सब अच्छे से मैनेज कर सकती हो। फिर वहाँ पर महा के सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और एलन को हर्बल टी गिफ्ट सबने बहुत ही मेहनत की है और वो सभी एलन से कहते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए जरूर आना। जिस पर एलन कहते हैं कि वो उन सभी को कभी भी नहीं भूलेगा और उनसे मिलने के लिए आता रहेगा। फिर अगले दिन महा एलन के बाल को साफ करती है। इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। जिस पर महा उससे कहते हैं कि तुम लोग का ध्यान रखना और टाट मान जाती है। लोग महा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हैंडल करना होगा और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। महा लोग से कहते हैं कि वो उससे मिलने के लिए आता रहे। जिस पर लोग मान जाता है और महा लोग को एक डॉल देती है। वो उससे कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि हमें किसी भी इंसान पर ट्रस्ट करने से पहले उसको अच्छे से जानना चाहिए। लोग बताता है कि तुम्हारे फादर ने सही कहा और महा लोग से कहती है कि मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद लोग और टाट दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और लोग टाट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें महा की याद आ रही है। जिस पर टाट बताती है कि महा मेरी एज की है और हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मुझे उसकी याद आ रही है। फिर लोग कहते हैं कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे और इस बात से टाट बहुत ही खुश हो जाती है। तभी लोग को कुछ फील होता है और वो बताता है कि हमारे आसपास मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद वो दोनों कैरेज से बाहर आते हैं और वहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं। फिर टाट लोग से कहती है कि वो उन सभी वुल्फ से फाइट करेगी और लोग इसके लिए मान जाता है। टाट उन सभी को अपने स्पीयर से खत्म कर देती है और उसकी स्किल को देखकर लोग सोचता है कि टाट पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उसने मुझे ट्रेन किया है। उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और लोग सोचते हैं कि शायद से इन मॉन्स्टर को ब्रेव ने भेजा है, मुझे जल्दी से उसको मारना होगा। और फिर उन्हें कुछ फार्मर्स मिलते हैं जो कि लोग से कहते हैं कि आपकी वजह से हमारे सोयाबीन की सेल्स बहुत ही बढ़ चुकी है। जिस पर लोग उनसे कहते हैं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया और फार्मर लोग को वेजिटेबल्स देते हैं। फिर लोग अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पर उसकी मॉम लोग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लोग अपनी मॉम से फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और उसकी मॉम बताती है कि वो अपने लाइब्रेरी में है। फिर लोग कहते हैं कि वो अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लोग की मॉम टाट से कहती है कि मुझे तुमसे इस जर्नी के बारे में जानना है और टाट कहती है कि वो सारी डिटेल्स बताएगी। इधर लोग अपने फादर के पास आया होता है और उसके फादर लोग से कहते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो। लोग बताता है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया और एलन बिलोर नाम के मर्चेंट के नाम से पूरी तरीके से फेमस कर दिया। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से ब्लोर कंपनी का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और ब्लोर कंपनी ने अपना सारा फोकस इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर डाल दिया है। फिर लोग के फादर उससे कहते हैं कि इस एज से अब तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसाइड करना होगा। जिसे सुनकर लोग हैरान, मर्चेंट बनना चाहिए जिससे कि तुम अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से जी सकोगे। और लोग कहते हैं कि मैंने तो असासिनेशन की ट्रेनिंग पूरी कर ली और बहुत ही सारे लोगों को भी मार दिया है। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि वो सभी पहले से क्रिमिनल्स थे और वैसे भी एक असासिन की लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। हमें किंगडम को प्रोटेक्ट करना होता है पर किंगडम हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है सकता हूँ। और मैं जिन लोगों से मिला हूँ वो सभी बहुत ही अच्छे हैं और वो सभी मुझ पर पूरा ट्रस्ट करती हैं और फ्यूचर में कुछ भी गलत होता है तो मैं वापस से अपनी मर्चेंट लाइफ वापस से जीने लगूंगा। पर उसके फादर को समझ में नहीं आ रहा होता कि लोग का मकसद क्या है और लोग याद करते हैं कि किस तरह से उसके पास्ट लाइफ में उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसको धोखा दिया था। इसलिए वो इस बार दोबारा से वो गलती नहीं करेगा और फिर वो अपने फादर को बताता है कि मैं डिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करने के लिए मुझे अपनी नोबल फैमिली की बैकग्राउंड की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी असासियन लाइफ को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम एक जीनियस हो पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह की भी हरकत कर सकते हो। वो लोग की इस बात से खुश थे और उसको एक न्यू मिशन के बारे में बताते हैं कि एक नोबल ने मिलिट्री के सारे सीक्रेट्स को बेच दिया जिसके बदले में उसको ड्रग्स दिए जा रहे और वो उन ड्रग्स को किंगडम में फैला रहा है, इसलिए तुम्हें उसको जाकर खत्म करना होगा। और लोग कहते हैं कि मैं अपना ये मिशन पूरा करूंगा। फिर लोग अपने मिशन के बारे में टाट को बताता है और टाट उससे ड्रग्स के बारे में पूछती है जिस पर लोग बताते हैं कि ड्रग्स ह्यूमन की बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है और उसका यूज करने से उसकी बॉडी और माइंड दोनों पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर लोग लेटर लिखने लगता है और उन्हें कुछ कबूतर के साथ बांधकर महा तक भेज देता है और कहता है कि मुझे इस मिशन में महा की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेटर लिखा है। और अगली सुबह लुक के रूम में उसकी मॉम उसके उठने का वेट कर रही होती है जिस पर लोग अपनी मॉम से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो और वो बताती कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई थी। पर लुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर उसकी मॉम बताती है कि टाट ने मुझे बता दिया कि तुम अब अडल्ट हो चुके हो, जिसे सुनने के बाद लोग हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि टाट ने मॉम को उस बारे में क्यों बताया। फिर वहाँ पर टाट आ जाती है और वो लुक से कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और उसके बाद लोग अपने कपड़े चेंज करने लगता है। उसकी मॉम भी उसको देख रही होती है जिसके बाद वो अपनी मॉम को रूम के बाहर भेज देता है। ब्रेकफास्ट के बाद लुक की मॉम उसको कुछ गर्ल्स की फोटो दिखाती है जिन्हें देखकर लोग पूछते हैं कि ये क्या है और उसकी मॉम बताते कि इन 3 लड़कियों को मैंने तुम्हारी शादी के लिए सिलेक्ट
सिलेक्ट किया है, तुम्हें इनमें से किसी एक से शादी करनी है, और लोग इसके लिए मना कर देता है। जिस पर उसकी मोम कहती है कि तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पर लुक मना कर रहा होता है और वो टाट से कहते हैं कि तुम मोम को समझाओ। फिर टाट बताती है कि लुक को अभी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर उसकी मोम कहती है कि मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड देखने है और इसीलिए लुक को शादी के लिए बोल रही हूँ। फिर टाट कहती है कि लुक अभी अपने कामों में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है और उस शादी के बारे में कुछ टाइम बाद सोचेंगे। फिर उसकी मोम कहती है कि तब तक मैं ओल्ड हो जाऊंगी, और टाट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसकी मोम टाट से कहती है कि क्या तुम लुक के बच्चों को बर्थ दोगी, जिस पर टाट हाँ कह देती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया, और उसकी मोम इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि टाट के पास मैजिक पावर भी है और लुक के बच्चों के पास भी मैजिक पावर आ जाएगी। फिर लोग अपनी मोम से कहते हैं कि आप टाट को परेशान करना बंद कर दो, और उसकी मोम उससे कहती है कि तुम आखिर इतने रूड क्यों हो रहे हो। जिस पर लोग सोचने लगते हैं कि अगर मुझे इन सभी से बाहर निकलना है तो मुझे मोम से थोड़ा रूड होना पड़ेगा। रात को लोग अपने बालों का कलर चेंज करके टाट के साथ बाहर जाने लगता है, और टाट उससे पूछते कि हमें महा के लेटर के आने का वेट करना चाहिए। जिस पर लोग बताता है कि मैंने उसको कुछ और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, और वो दोनों तेजी से जाने लगते हैं। इधर गोडेस ने एक और इंसान को समन किया होता है जो कि एक फोटोग्राफर होता है, और गोडेस उससे कहते हैं कि तुमने बहुत ही सारे सेलिब्रिटी की लाइफ को खराब किया है, पर तुम्हारी खुद की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से तुम मारे गए हो। और वो उसको बताते कि मैं तुम्हें एक फैंटेसी दुनिया में समन करने वाली हूँ जहाँ पर तुम्हें ब्रेव को मारना है। फिर कुछ साल बाद गोडेस उस फोटोग्राफर को चेक करती है जो कि इस दुनिया में भी अपने कैमरा के साथ फोटो खींच रहा होता है, और गोडेस को लगता है कि ये भी उस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ टाट और लोग दोनों एक टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर मिलिट्री हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे, और लोग बताता है कि यहाँ के सीक्रेट्स का पता चल चुका है, जिस वजह से यहाँ की हालत ये। और फिर उन दोनों के पास एक लड़की आ जाती है जो कि जैम बेच रही होती है, और लोग उसकी जैम को ट्राई करता है तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर ड्रग मिक्स है, और फिर उसके सभी जैम को नीचे गिरा देता है। और तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि लुक से कहते हैं कि तुमने हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों खराब किया। फिर टाट और लोग दोनों उन सभी को मारने लगते हैं। इधर वो लड़की अभी भी उन जैम को देखकर परेशान हो रही होती है, और लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या है। फिर वो लड़की अपने मोम के बारे में बताती है, और उसके बाद लुक और टाट उसके साथ उसकी मोम को देखने के लिए आ जाते हैं। उस लड़की की मोम पूरी तरीके से ड्रग एडिक्टेड हो चुकी होती है, और वो अपनी बेटी से बार बार ड्रग मांग रही होती है। ड्रग ना मिलने की वजह से वो पागल हो रही होती है और अपनी बेटी को मारने लगती है, जिसे देखकर लुक उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है। उसकी बेटी लुक को रुकने के लिए कहती है, और तभी टाट उसको पकड़कर कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर लोग उसको मारकर बेहोश कर देता है, और टाट से कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना होगा। टाट लोग से पूछती है क्या तुमने उस लेडी को ठीक कर दिया, जिस पर लोग बताते हैं कि मैंने उसको ठीक नहीं किया, पर उसको कुछ दिनों तक ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और उसके बाद लोग अपने घर वापस आ जाता है। महा ने उन सभी के लिए कॉस्मेटिक्स भेजे होते हैं, और लोग महा के भेजे लेटर को पढ़ता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि ये ड्रग्स किसी तरह के प्लांट से बनाए जा रहे, और इन सभी के पीछे वैनकूर है। वैनकूर के कनेक्शन नोबल में भी है, जिस वजह से वो अपने ड्रग्स की सप्लाई में उनकी मदद लेता है। रॉयल फैमिली भी उनके खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि उसके कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं। इसलिए हमें वैनकूर को जाकर एसोसिएट करना होगा। और हम देखते हैं कि लोग वापस से एलन बनकर महा के साथ वैनकूर से मिलने के लिए जा रहा होता है। महा लुक से कहती है कि वो उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश है, और लोग उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो लोग से उसके रोमांटिक रिलेशन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लोग मना कर देता है। महा बताती है कि टाट भी लुक को पसंद करती है, और वैसे भी नोबल फैमिली में से एक नोबल की 2 वाइफ हो सकती है। ये सुनकर लुक कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, और महा बताती है कि डिया के अलावा भी 2 लोग तुमसे प्यार करते हैं। फिर लोग उससे पूछते हैं कि इसमें एक और कौन है, और महा बताती है कि उनमें से एक मैं हूँ। उसके बाद वो दोनों टाउन में आ जाते हैं, और महा बताती है कि टाउन अपने एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, पर यहाँ की अर्निंग का सोर्स भी एग्रीकल्चर है, जिस वजह से सभी लोगों को उस पर डिपेंड होना पड़ता है। फिर लोग और महा दोनों वैनकूर के मेंशन पर आ जाते हैं, और उसकी वाइफ से मिलते हैं, और उन्हें अपने प्रोडक्ट देते हैं। उसकी वाइफ को भी वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, और लोग उनसे कहता है कि हम अपने बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वहाँ पर वैनकूर आ जाता है, और वो लुक से मिलता है, और वो बताता है कि मुझे कॉस्मेटिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर मेरी वाइफ खुश है, और ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वो लुक से कहते हैं कि आज की पार्टी में यहाँ पर बहुत ही सारे नोवेल्स आने वाले हैं। पार्टी के अंदर सभी नोवेल्स फैमिलीज की लेडी लुक से उसके कॉस्मेटिक के बारे में बात कर रही होती है। फिर वैनकूर लुक के पास आता है, और लोग वैनकूर से कहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है, जिस पर वैनकूर
बताता है कि ये एक छोटा सा बिजनेस है और वैसे भी बलोर कंपनी के सामने ये ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद सभी लुक के प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे होते हैं और रात को लुक टाट के साथ पहाड़ों में आ जाता है। वो बताता है कि आज रात को वैनकूवर मून को देखने के लिए बाहर छत पर आने वाला है और हमारे पास एक अच्छा चांस होगा उसको मारने के लिए। फिर लोग अपनी स्नाइपर गन को बाहर निकाल लेता है और वैनकूवर पर शूट कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। पर जैसे ही वो उसकी वाइफ को देखता है उसको कुछ फील होने लगता है और लोग सोचते हैं कि मैंने पहले भी बहुत ही लोगों को मारा है लेकिन मुझे इस तरह से कुछ अजीब फील नहीं हुआ है। और फिर टाट उसके कान बंद कर देती है और कहती कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और लुक कहता है कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लोग सोचता है कि मुझे इस असासिनेशन को लेकर कोई भी रिग्रेट नहीं है पर मैं इसको नहीं भूलने वाला हूँ। उसके बाद लोग और टाट दोनों एक आइलैंड पर बोट राइडिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों महा के पास आते हैं। महा बताती कि मुझे इस आइलैंड के बारे में बलोर कंपनी के अंदर एक नोबल से पता चला है। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और महा लुक को बहुत ही सारे आइटम्स की लिस्ट देती है और बताती कि मुझे होलिक रैलिक के बारे में पता चला है। टाट लुक से पूछती कि ये होलिक रैलिक क्या है और लुक बताता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन होता है जिससे कि ह्यूमन नहीं बना सकते। ये एसियट वेपन है और लोग महा से पूछते हैं कि तुम्हें होलिक रैली के बारे में कैसे पता चला। जिस पर महा बताती कि एक होलिक रैलिक स्पेयर है जिसे मैं मैग्नस नाम के एक नोबल से खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम उससे स्पेयर ले सकती हो, जिस पर महा हाँ कहती है और फिर वो लुक को बताती कि हमारे पास की कंट्री वाली सिविल वॉर होने वाली है। इसमें डिया की वेकोन फैमिली भी होने वाली है और उसके सामने रिबेल आर्मी में मैग्नस है जो कि उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। महा बताती कि शायद से मैग्नस ही ब्रेव है और उसके पास होली रैलिक भी है। ये सुनने के बाद लोग अगले दिन डिया से मिलने के लिए आ जाता है। डिया लुक से पूछती कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और वो लुक से चॉकलेट के बारे में पूछती है। जिस पर डिया उसको बताती कि हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारे किंगडम के सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे पास बहुत ही ज्यादा मानव पावर भी है। फिर लोग उसको बताता है कि रेबेल आर्मी में एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है जिसके पास होलिक रैलिक है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से सेफ जगह ले चलता हूँ। ये सुनने के बाद डिया मना कर देती है और कहती कि मुझे ये किंगडम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मैं अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर नहीं भाग सकती हूँ। वैसे भी मेरे फादर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकती है और फिर उन लोग को डेट के लिए पूछती है। डिया बताती है कि मेरे फादर इस समय घर पर नहीं है इसलिए हम बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। फिर वो दोनों किंगडम में घूमने लगते हैं और डिया ने भी बालों का कलर चेंज कर लिया था। लोग उससे पूछते हैं कि हमें पहले कहाँ पर चलना चाहिए, जिस पर डिया उसको बताती है कि उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है इसलिए उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। फिर लोग यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में उसको बताने लगता है और डिया उससे पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, जिस पर लोग बताते कि मैं यहाँ अपने डैड के साथ घूमने के लिए आ चुका हूँ। और तभी लोग को वहाँ पर एक मर्चेंट के अंदर पावर फील होने लगती है। फिर वो अपने आसपास देखता है और उसको एहसास होता है कि यहाँ पर सभी ट्रेंड सोल्जर है और इनके पास मैजिक पावर भी है। डिया बताते कि हमने अपने किंगडम में सभी लोगों को अच्छे से ट्रेन किया है जिससे कि हर सिचुएशन में यहाँ सेफ्टी रह सके। फिर वो दोनों एक शॉप के अंदर आ जाते जहाँ पर शूटिंग गेम होता है और डिया लोग से उस टेडी बियर को शूट करने के लिए कहती है, जिसके बाद लोग अपने मैजिक का यूज करके शूट करने वाला होता है। तभी डिया उसको रोक देती है और कहती है कि तुम मैजिक का यूज नहीं करोगे, इस तरह से ये चीटिंग होगी। और फिर लोग बताते हैं कि मैं असासियन हूँ और ये टारगेट हिट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर डिया खुद उस टेडी को शूट करने लगती है और लोग उसको गाइड करने लगता है। डिया अपने पहले 2 शूट मिस कर देती है और लास्ट शूट में वो टेडी को गिरा देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लोग डिया से कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प की वजह से जीत पाई और डिया बताती कि उसने चीटिंग नहीं की, वो बस तुम्हारे गाइडेंस को फॉलो करके जीत गई। फिर वो लुक से कहती कि मुझे लंच करना है और इधर गोडेस ने एक टीचर को समन किया होता है और उसको फैंटेसी वर्ल्ड में ब्रेव को ट्रेन करने के लिए भेज दिया होता है। उसके बाद वो उन सभी कैंडिडेट्स को देखने लगती जिसे उसने इस दुनिया में समन किया था और वो कहती कि ब्रेव के आने में अब बहुत ही कम टाइम बच चुका है। दूसरी तरफ लोग डिया के साथ लंच कर रहा होता है और डिया लुक से कहती है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी कुकिंग कर सकती हो, जिस पर लुक बताता है कि अगली बार मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगा जब तुम मेरे घर आओगी। डिया इसके लिए मान जाती है और वो दोनों खाना खाने के बाद दोबारा से घूमने लगते हैं। तब उन दोनों को एक बच्चा दिखाई देता है जो कि खो चुका होता है और फिर लुक उससे उसका नाम पूछता है और वो बच्चा लुक को अपना नाम रिको बताता है। फिर डिया अपने मैजिक की मदद से रिको की मोम को ढूंढ लेती है और उसके बाद वो दोनों रिको की मोम के पास उसको छोड़ देती है। डिया लुक को अपने साथ हॉट स्प्रिंग में ले जाती है और वो दोनों वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने लगते
थे। लोग सोच रहा होता है कि शायद से इस दुनिया में लोग एक साथ हॉट स्प्रिंग में बाथ लेते होंगे और डिया बताती कि उसने इस पूरी जगह को बुक किया है। फिर वो दोनों हॉट स्प्रिंग में नहाने लगते हैं और लोग डिया से कहते हैं कि उसको ये किंगडम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। डिया बताती है कि वो भी इस जगह को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और कहती है कि मेरे फादर अभी बैटलफील्ड पर होंगे। वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और अगर वो वॉर में हार भी जाते हैं तो वो वहाँ से सर्वाइव करके वापस आ जाएंगे। जिस पर लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिया बताती है कि मैं भी अपने फादर के साथ रहकर इस किंगडम को सपोर्ट करना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद डिया कहती है कि तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं पहले से इस सब कुछ प्लान कर लेता हूँ। इतना कहने के बाद वो डिया को किस करता है और उन दोनों के बाल वापिस से व्हाइट हो जाते हैं। फिर डिया लुक को आज के डेट के लिए थैंक्स कहती है और लोग डिया से कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर डिया के ऑर्डर पर जो सभी लोग वहाँ पर होते हैं वो अपने सोल्जर वाले रूप में आ जाते हैं। उसके बाद लुक और टाट दोनों घर आते हैं और वहाँ पर उन्हें एक सोल्जर दिखाई देता है जो कि बहुत ही इंजर्ड होता है। लोग उस सोल्जर को पहचान जाता है और वो अपने डैड से इस बारे में पूछता है और उसके डैड बताते हैं कि एक आदमी ने वेलकोन फैमिली की बेटी को कल मारने की रिक्वेस्ट की है जो कि लड़ाई में है। और ये सुनने के बाद लोग हैरान हो जाता है और उसके फादर लुक से कहते हैं कि तुम अपना डिसीजन उसको बताओ, क्या तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। जिस पर लुक पूछते हैं कि डिया की फैमिली तो नोबल फैमिली है जो दूसरे किंगडम में रहते हैं, क्या हमारा इन सब में इन्वॉल्व होना ठीक होगा। फिर उसके डैड बताते कि ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है और अभी जो सिविल वॉर हुई थी उसमें वेलकन फैमिली ने भी फाइट की थी पर वो हार गए, जिस वजह से उन्हें आधी टेरिटरी को छोड़ना पड़ा और रेबल आर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और वेलकन फैमिली की डॉटर डिया के पीछे पड़े हुए क्योंकि डिया के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर है। उसके फादर ने डिया को बचाने के लिए उसे एक सेफ जगह भेजने के बारे में सोचा था पर दुश्मन को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने उन सभी को मार डाला जो कि डिया को लेने के लिए आए थे। फिर लुक को याद आता है कि डिया परेशान थी और उसके फादर उससे कहते कि तुम्हें जल्दी से वहां जाना चाहिए। लोग उनसे पूछते कि डिया को मारने की रिक्वेस्ट किसने की है और उसके फादर बताते कि ये रिक्वेस्ट डिया के फादर की है। वो इस वॉर को रोकने के लिए डिया को असासिनेट करवाना चाहते हैं पर असल में वो सभी डिया की फेक डेथ करवाना चाहते हैं। लोग अपने फादर की बात समझ जाता है और उनसे पूछते हैं कि आपने ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों की, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने किसी भी दोस्त के लिए भी फैमिली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके फादर बताते हैं कि तुमने सही कहा और हम सभी वेलन किंगडम के लिए काम करते हैं, इसलिए अगर हम इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात बन जाएगी। पर वेलकन फैमिली का मेरे ऊपर एक एहसान है जिस वजह से मैंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। फिर लोग अपने फादर से कहते हैं कि अगर मैं उनकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि अगर तुम इसके लिए मना करोगे तो मैं वहाँ पर जाऊंगा पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी स्पीड से वहाँ पर टाइम पर पहुँच पाऊंगा। अगर मैंने अपनी सारी पावर वहाँ पहुँचने पर लगा दी तो मैं वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम मुझसे भी बहुत ही पावरफुल हो। और लोग सोचने लगते हैं कि पिछली लाइफ में मुझे एक टूल की तरह यूज किया गया था, इसलिए मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा और वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके फादर उससे रीजन पूछने लगते हैं और लुक बताता है कि इसके 3 रीजन है। पहला, डिया ने उसको मैजिक सिखाया है, दूसरा वो डिया को पसंद करता है और तीसरा मैंने डिया को प्रॉमिस किया है कि वो जब भी मुश्किल में होगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। फिर उसके फादर लुक से कहते कि मैंने एक बार अपनी फैमिली की वैल्यूज को भुलाकर काम किया है तो तुम इसके बारे में जानते हो। जिस पर लुक बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी भी ऐसा किया होगा और वो बताते कि मैंने अपनी वाइफ के लिए वो असासिनेट किया था। जिसे सुनने के बाद लोग हैरान हो जाता है और उसके फादर कहते कि तुम्हारी मॉम असल में वो वेलकोन फैमिली की डॉटर है जिस वजह से तुम और डिया दोनों कजन्स हुए और तुम्हारे बालों का कलर भी सिल्वर है जो कि इस बात का प्रूफ है। वो बताते कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी तरह सेम हरकत करोगे जबकि मैंने तुम्हें अलग तरह से बड़ा किया था पर शायद से हम दोनों की किस्मत ही ऐसी है। टाट उससे कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पर लोग उसको मना कर देता है और बताते कि वो जगह 300 किलोमीटर दूर है, तुम उतनी दूर तक नहीं जा पाओगी। जिसे सुनने के बाद टाट लोग से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दूर तक अपने विंड मैजिक से जाने में मदद करूंगी। लोग इसके लिए मान जाता है और वो दोनों तेजी से आगे जाने लगते हैं और टाट अपने विंड मैजिक का यूज करके अपने आगे एक शील्ड बना लेती है जिससे कि एयर प्रेशर कम हो सके और वो सोच रही होती कि लोग ने उसकी जान बचाई है और भले ही उसने ये सब बस अपने फायदे के लिए किया है पर लोग ऐसा इंसान था जिसे मेरी जरूरत है इसलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। और वो दोनों बहुत ही दूर आ चुके होते हैं। लोग टाट को रुकने के लिए कहते हैं पर टाट नहीं रुकती है और वो दोनों मिलकर बहुत ही सारा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। फिर टाट का सिल टूट जाता है और वो गिरने वाली होती है तभी लोग उसको पकड़ लेता है। टाट रोने लगती है कि वो लोग की मदद नहीं कर पाई और लोग उससे कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, मैं तुम्हारे कारण इतना डिस्टेंस बिना किसी मुश्किल के कवर कर पाया हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर लुक की मदर लुक के फादर से कहती कि लोग बिल्कुल आपकी तरह हैं और दूसरी तरफ गोडेस सभी सुमन किए लोगों को देख रही होती है। वो कहती कि अब टाइम आ चुका है और इधर लोग वेलकन फैमिली के मेंशन के बाहर पहुंच गया होता
जाता है जहाँ पर रेबेल आर्मी के सोल्जर्स पहले से ही होते हैं और लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे सोल्जर्स हैं, पर विकोन फैमिली की तरफ से सिर्फ 200 सोल्जर ही है और 3 दिन की वॉर में ये सभी रिवेल आर्मी का सामना डिया की मदद से कर पा रहे हैं। फिर लोग अपनी गन का यूज करके उन सभी सोल्जर को शूट करने लगता है। तभी सोल्जर्स को लुक की लोकेशन का पता चल जाता है और उस पर अटैक कर देते हैं, पर लुक उन सभी के अटैक से बच जाता है और कहता है कि इन सभी ने मेरे मैजिक को डिटेक्ट कर लिया। फिर वो अपने विंड मैजिक का यूज करने लगते हैं जिससे कि सभी सोल्जर्स को लगे कि ये अटैक उनके पीछे से हो रहा है। लुक अपने एरो को निकालता है और उसमें फॉइल स्टोन की मदद से अपना माना स्टोर करके अटैक करता है जिससे कि उसका माना ब्लास्ट होने लगता है और सभी सोल्जर्स उस ब्लास्ट की वजह से मर रहे होते हैं। लोग ने वहाँ पर बहुत ही सारे ब्लास्ट कर दिए होते हैं और इधर विकोन फैमिली भी इस मौके का फायदा उठाकर कास्टल के बाहर सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। इधर लोग एक फीमेल वॉरियर की डेड बॉडी को देखता है और उसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से ऐसा रास्ता ढूंढने लगता है जिसके यूज करके वो सीधा डिया के पास पहुंच सके। उसके बाद उसको रास्ता मिल जाता है और वो डिया के पास आ जाता है। डिया भी लुक को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके फादर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिया की भी रोमांटिक स्टोरी होगी। फिर लोग अपने बारे में डिया के फादर को बताता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर डिया को बचाने के लिए आया हूँ। डिया के फादर लुक से पूछते हैं कि तुम डिया को किस तरह बचा कर ले जाने वाले हो और यहाँ पर चारों तरफ सोल्जर हैं। जिस पर लुक बताता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है और हम सभी सामने ये दिखाएंगे कि डिया मर चुकी है, पर डिया की जगह मैं इस सोल्जर की बॉडी को रख दूंगा। और लोग डिया से कहते हैं कि तुम विंडो पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दो। डिया लुक की बात मानकर विंडो पर जाती है, लेकिन तभी लुक को कहीं से बहुत ही ज्यादा माना डिटेक्ट होने लगती है। तभी वो देखते हैं कि डिया के पास एक स्पेयर उड़ता हुआ आ रहा है और उसको रोकने के लिए लुक भी उस स्पेयर पर अटैक करता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर वो स्पेयर नहीं रुकता है और सीधा डिया के पास आ रहा होता है। पर लुक डिया को बचा लेता है और उस स्पेयर की वजह से रूम तबाह हो चुका होता है और लुक उस स्पेयर को देखता है। उसके बाद उसको वो इंसान दिखाई देता है जिसने की इस स्पेयर को उनकी तरफ फेंका था और लुक अपने कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट को देखकर डिया बताती है कि मैंने इन कैनन को बहुत दिन बाद देखा है। और डिया के फादर लुक से पूछते हैं कि, और लुक बताता है कि ये एक वेपन है जिसका यूज मैं दूर के दुश्मनों को असासिनेट करने के लिए करता हूँ, उस पर काम नहीं कर रहा है। डिया के फादर लुक से कहते हैं कि मैं अपने सोल्जर को उससे लड़ने के लिए भेजता हूँ, जिस पर लुक बताता है कि वो उन्हें 1 मिनट में ही हरा देगा। फिर लुक बताता है कि अब मुझे उससे फाइट करनी होगी और डिया उससे पूछती है कि क्या तुम इस बैटल में जीत पाओगे, और लुक मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस बैटल में नहीं जीत सकता हूँ, पर फिर भी मुझे उससे जाकर लड़ना होगा। डिया लुक को मना कर रही होती है और कहती है कि तुम उससे नहीं जीत सकते हो, तो भला उससे फाइट करने के लिए क्यों जा रहे हो। और लुक बताता है कि कोई वॉरियर या नाइट नहीं हूँ, मैं एक असासिन हूँ और मुझे उसको असासिनेट करना होगा। और इतने कहने के बाद वो एक टंगस्टन की मदद से बड़ी सी मिसाइल को टेलीपोर्ट करके वो पर भेज देता है। फिर लुक डिया के फादर के साथ उस वॉरियर से बात करने के लिए जाता है जिससे कि उसका वो टाइम वेस्ट कर सके। लुक उसको अपना फेक नाम बताता है और इधर वो वॉरियर लुक को अपना नाम मैग्नेस बताता है और उसके पास स्पेयर को देखकर लोग सोचने लगते हैं कि शायद से यही ब्रेव है जिसके बारे में मुझे महा ने बताया था और उसको हराने के बाद मुझे भी डीमन किंग से लड़ना होगा। फिर मैग्नेस लुक से कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और ये सुनने के बाद मैग्नेस खुश हो जाता है। लुक मैग्नेस से कहता है कि तुम इन सभी सोल्जर्स को यहाँ से जाने के लिए कहो, तभी मैं तुमसे फाइट करूंगा। मैग्नेस इसके लिए मान जाता है और सभी सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहता है और बताता है कि अगर मैं हार गया तो कभी भी इस किंगडम पर अटैक नहीं करूंगा। जिस पर लोग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे मरने के बाद इन सोल्जर ने अटैक किया तो क्या होगा। फिर मैग्नेस सोल्जर्स की कमांडर को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे मरने के बाद भी इन पर अटैक नहीं करोगे, जिस पर वो कमांडर मान जाता है और लुक डिया के फादर को वहां से जाने के लिए कहता है। और लुक फाइट करने से पहले एक कॉइन को फ्लिप करता है जिससे कि उसका और टाइम वेस्ट हो सके और मैग्नेस से कहता है कि कॉइन के गिरते ही हम फाइट करेंगे। जैसे ही कॉइन नीचे जमीन पर गिरती तभी वो टंगस्टन मिसाइल नीचे आकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। फिर लुक बताता है कि ये एक तरह का वेपन है जो कि उसकी दुनिया में यूज होता था और इसमें किसी नेशन पर स्पेस से किया जाता है जिसके बाद वो नेशन पूरी तरीके से तबाह हो जाता था और इसमें किसी नेशन पर स्पेस किया जाता था जिसके बाद वो नेशन पूरी तरीके से तबाह हो जाता था। पर इस अटैक के लिए तुम्हें टारगेट के सारे कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। लोग ने डिया की ग्रेविटी मैजिक यूज करके इस मिसाइल को ऊपर भेजा था और आइलैंड पर टाट के साथ इस अटैक की प्रैक्टिस कर ली थी, जिस वजह से वो इस अटैक को करने में सक्सेसफुल हुआ। उस ब्लास्ट से बचने के लिए लोग अपनी शील्ड का यूज करता है पर उसका शील्ड टूट जाता है और वो दीवार में जाकर टकराता है जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर डिया उसके पास आती है और डिया लुक को ठीक देखकर खुश हो जाती
जाती है और उसको हक कर लेती है और लुक से पूछती है कि तुम भला मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि इससे एल्वेन किंगडम को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसके बाद लुक डिया को ओफोइल स्टोन दिखाता है और कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आया हूँ। उस स्टोन को देखकर डिया रोने लगती है और लुक उसको किस करता है और इधर लुक की मॉम लुक का वेट कर रही होती है और लुक डिया के साथ अपने साथ घर पर आ जाता है। दूसरी तरफ वहां तक ये न्यूज चली गई होती है कि लुक ने डिया को प्रोटेक्ट कर लिया है। फिर लुक वापस से टाट के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। लुक के फादर उससे कहते हैं कि तुमने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बहुत ही बड़ा काम किया है और लुक बताता है कि टाट ने भी मेरी बहुत ही मदद की है। फिर वो अपने फादर से माफी मांगने लगते हैं कि वो अपने इस असासिनेशन वाले मिशन पर फेल हो गया, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि जब तक डिया सेफ है हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो लुक से कहते हैं कि सभी के लिए डिया की मौत हो चुकी है पर हमने डिया को अडॉप्ट कर लिया जिससे कि अब वो तुम्हारी छोटी बहन है। और लुक कहते हैं कि डिया मुझसे 3 साल बड़ी है तो वो मेरी छोटी बहन कैसे हो सकती है। फिर उसके फादर बताते हैं कि डिया और तुम्हारी मॉम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उनकी एज ज्यादा होगी, इसलिए वो तुम्हारी बहन है। फिर उसके फादर उसको ब्रेव चुका है, जिसे सुनने के बाद लुक सोचता है कि उसने गलती से मैग्नस को ब्रेव समझ लिया। और इधर एल्वेन किंगडम में हीरो ब्रेव आ जाता है जिसका नाम रियान होता है। और इसी के साथ वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।